स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैटरीज़ के बारे में। बैटरीज़ के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि बैटरी होती क्या है। बैटरी आपने देखा होगा, सेल्स देखे होंगे, मोबाइल में रिमोट में पढ़ते हैं, क्लॉक्स में डालते हैं। तो बैटरी को हम बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। That means if we add many cells in series then it becomes a battery। या फिर हम एक सिंगल सेल को भी बैटरी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बैटरी जो है वो हमारी दो तरह की होंगी। पहली होती है प्राइमरी बैटरीज और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती हैं? प्राइमरी बैटरीज ऐसी बैटरीज हैं जिनको हम लोग दोबारा से चार्ज नहीं कर पाते हैं, यानी उनको यूज़ करते रहते हैं और बाद में जब वो डिस्चार्ज हो जाती है उनको निकाल के फेंक देते हैं। सेकेंडरी बैटरीज हमारी वो होती हैं जिनको हम लोग दोबारा से चार्ज करके फिर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपनी प्राइमरी बैटरी के बारे में। और प्राइमरी बैटरी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला एग्जांपल आता है वो था ड्राई सेल, और ड्राई सेल को हम लोग लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं। लेक्लांसे स्पेलिंग आप लोग देख लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया लेक्लांसे सेल की। तो लेक्लांसे सेल में क्या होता है, इधर से देख लीजिए आप लोग। ये एक जिंक की कोटिंग होती है, जिंक का कंटेनर ले लेते हैं, इसमें एक ग्रेफाइट का एनोड लगा होगा, इलेक्ट्रोड लगा होता है, और ये इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल कैप होती है, और ये जो है ये जिंक का है। इसके अंदर ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, इसमें मटेरियल भरा होता है जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ये आपका रहा बैटरी का कंस्ट्रक्शन। कभी कभी आप लोगों ने छोटे पे हो सकता है बैटरी को खोल के भी देखा हो, खराब हो गई सेल, उसके बाद में उसको फोड़ के देखते हैं तो ब्लैक रॉड मिलती है, उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। जो साइड में जो होता है सिल्वर कलर का वो जिंक का बना होता है। ठीक है, तो अब इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में देखते हैं। तो इसमें क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड हमारा है, एनोड पे रिएक्शन होगी जिंक से क्या बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम जिंक का निकालना चाहें तो यहाँ तो 0 था, यहाँ कितना हो गया +2, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए तभी तो +2 हुआ। दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एनोड पे जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसी तरह से बात करें हम लोग कैथोड पे, तो कैथोड पे होगा क्या, जो आपका MnO2 है, ये जो इसमें भरा हुआ है, ये MnO2 का हम लोग करवाएंगे रिडक्शन, और जो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, MnOH में। किसमें हो जाएगा, MnOH में। ठीक है, तो MnOH में ये इसका हो गया सही है MnOOH में रिडक्शन हो गया। अब देखो यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +4, क्योंकि O पे 2 होता है माइनस का, तो 2 O है तो -4 हो गया। और जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं OH पे 1 निगेटिव होता है, एक O पे, ये O बना हुआ है आपका, एक O पे होता है -2, तो ये 1 माइनस और माइनस का 2, माइनस का 3 हो गया। जब उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो Mn की इधर हो गई। आपको दिख रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ आप कहेंगे ये H कहाँ से आया, तो जो यहाँ देखिए लेग्रांजे सेल में जो NH4Cl होता है, अमोनियम आयन जो होता है वो क्या करता है, इस H को दे देता है और बनाता है खुद अमोनिया। अब आप कहोगे कि अमोनिया तो ये गैसियस फॉर्म में होती है। अब ये गैसियस फॉर्म में हुई तो एक सेल में गैस तो रह नहीं सकती, सेल बस्ट हो जाएगा, है ना, फट जाएगा गैस की वजह से। तो होता क्या है कि जो अमोनिया है ये जिंक से रिएक्शन करके एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं टेट्रा अमोनियम जिंक। क्या बोलते हैं, टेट्रा अमोनियम जिंक। तो इस सेल का
ये जो आपका लेक्लांसी सेल है जिसका पावर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5 वोल्ट होता है। आप देखना चाहें तो इसको देख लीजिए दोबारा से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। आपका लेग्रांजे सेल में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है मैं आपको बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन भी बता दिया है। अब उसके बाद में अगला आता है प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आपका है मरकरी सेल, जिसको ZnHg और HgO यूज होता है। मरकरी यानी इसको अमलगम बोलते हैं। मरकरी जब किसी मेटल के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है उसको अमलगम बोलेंगे, और मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मरकरी सेल कौन से होते हैं? आपने देखे होंगे जो रिस्ट वॉचेस में सेल पड़ते हैं, छोटे छोटे सेल्स जो नहीं होते हैं। और उसके बाद में कुछ लोगों को जो सुनाई कम देता है, जिन्हें उनके कान की मशीन में जो सेल पड़ते हैं, है ना, हियरिंग एड्स जिन्हें बोलते हैं। तो इसमें क्या रिएक्शन होती है उसको भी देख लेते हैं। तो ये था जिंक का अमलगम, और इसने रिएक्शन करी 2OH से। किससे रिएक्शन करी? 2OH से। अच्छा, OH से रिएक्शन करने के बाद ये ZnO बनाता है, यानी जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, 0 से कहाँ पहुंच गया? 2 पॉजिटिव पे। ठीक, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इसने? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। उसके बाद में कैथोड की रिएक्शन देखो, जो मरकरी था वो वाटर से रिएक्शन करता है, और वाटर से रिएक्शन करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मरकरी रिड्यूस हो जाएगा। +2 से कहाँ पहुंच गया? 0 पे, और 2OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। अब इसकी अगर ओवरऑल रिएक्शन हम करना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, H2O से H2O कट जाएगा, और 2OH से 2OH खत्म हो गए। तो जो ओवरऑल रिएक्शन आती है मरकरी सेल के लिए वो होती है ZnHg प्लस HgO बनता है ZnO प्लस Hg, लिक्विड फॉर्म में होती है, सॉलिड तो बनता ही नहीं है मरकरी। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आता है 1.35 वोल्ट के समथिंग। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी बैटरी की। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं चार्ज करने की वजह से? आपके इन्वर्टर की बैटरी होगी, कार्स की, ट्रक्स की, है ना, और बहुत सारी बैटरीज हैं जिनको हम चार्ज करके दोबारा से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो बुक्स में दिया जाता है वो होता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है? एनोड पे होता है लेड, कैथोड पे होता है लेड ऑक्साइड। एनोड पे लेड और कैथोड पे लेड ऑक्साइड, और इसके बीच में 38% H2SO4 भरा रहता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग तेजाब के नाम से जानते हो, बैटरी में पड़ता है। तो अब इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होगी उनको देख लेते हैं। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? जो लेड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन से रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखना चाहें तो 0 से कहाँ पहुंच रहा है? +2 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 0 से +2 पे। अब कैथोड पे देखो, जो लेड ऑक्साइड था ये इधर वाला, ये सल्फेट से रिएक्शन करेगा, और इसके साथ में ये 4H आयन भी आएंगे। कहाँ से आएंगे? आपको पता ही H2SO4 है। H2SO4 क्या करेगा? H2SO4 अपने H आयन को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये बनाएगा PbSO4 प्लस का H2। अब यहाँ देखो, PbO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे +2 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता तो यहाँ होता है रिडक्शन। ठीक है, अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बाकी कुछ इसमें कटने को है नहीं। तो इसके लिए क्या करें? तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन है Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। क्यों? SO4 और SO4, 2 SO4 हो गए, तो यहाँ पे 4H हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2H2SO4 बनेगा आपका 2PbSO4। देख रहे हैं आप लोग, प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी किसकी रिएक्शन? सेकेंडरी बैटरी की। अब सेकेंडरी बैटरी में आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद में एक एग्जांपल और दिया जाता है बुक में, निकल कैडमियम सेल के बारे में। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल क्या होते हैं वो देखते हैं। इस तरह का ये कंटेनर होगा, इधर भी खुला और इधर भी खुला। ठीक है, इसमें यहाँ एक आउटलेट, इधर
इधर इधर ये खुला है 3 जगह से, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा देंगे और ये पोरस इलेक्ट्रोड होंगे। पोरस दैट मीन्स इन इलेक्ट्रोड में छेद होते हैं। क्या होता है? छेद होंगे, है ना। उसके बाद ये इधर वाला आपका है कैथोड, इधर का है एनोड। इस वाले होल से H2 अंदर जाएगी और इस वाले होल से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और यहाँ से ये जब रिएक्शन हो जाएगी तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो H2O मिलेगा। अब यहाँ जो जगह बच रही है इलेक्ट्रॉन एनोड और कैथोड के बीच में, इसमें एक NaOH का सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है? NaOH का सॉल्यूशन भरा होगा। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पूरी तरह से इस कंटेनर में चिपके हुए होते हैं, यहाँ से यहाँ मिले हुए होते हैं। उसका कारण ये है कि जो ये H2 और O2 आ रही है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए। और फ्यूल सेल का यूज होता है कि किसी भी फ्यूल को यूज करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं तो वो हमारा फ्यूल सेल होगा। अब कई सारे देश हाइड्रोजन फ्यूल के चक्कर में हैं, जिससे एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में, है ना। दूसरा इसकी एक विशेषता ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उनमें 40% एनर्जी कन्वर्ट हो पाती है। हीट एनर्जी जो है वो फ्यूल की एनर्जी 40% केवल लाइट में हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन वाला सेल है, जो फ्यूल सेल है, ये 70% को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये ज़्यादा प्रीफरेबल है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी जो रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं। कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन है, वाटर से रिएक्शन करेगा और आपका बनाएगा 4OH नेगेटिव। ठीक, कैथोड पे ये रिएक्शन हो गई। अब क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा होगा रिडक्शन, है ना। अब उसके बाद में ऑक्सीजन का देख लीजिए, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। और इधर से देखिए आप एट एनोड, एनोड पे H2 जो है 4OH से रिएक्शन करके 4H2O बना रहा है। यहाँ H2 की 0 है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? +1, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऊपर वाले में हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो 4OH से 4OH कैंसिल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब यहाँ देखिए 4H2O, इधर 2H2O है, तो यहाँ से 2H2O यहाँ से कम हो जाएंगे, तो आपका 2H2 + O2 बनेगा आपका 2H2O, क्योंकि यहाँ 4 थे, 2 ये इधर वाले से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पता कर सकते हैं, और इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो आपको दे रखी है यहाँ पे। तो ये आपका फ्यूल सेल हो गया, और ये ध्यान रखना फ्यूल सेल जो है वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो H2 यूज़ कर रहे हैं, इधर O2 यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल। उसके बाद में जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है H2O, यानी वाटर मिल रहा है। तो वाटर आपको पता है मैजिक लिक्विड मान लो इसको, ये हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद में इसमें जो वाटर बनता है वो बहुत ज़्यादा प्योर वाटर बनेगा। ठीक, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आज कोरोजन की। कोरोजन क्या है? आपको अच्छी तरह से पता होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना। कोरोजन होता क्या है कि जब कोई मेटल एयर में एक्सपोज कर दी जाती है, हो जाती है, तो उसमें मॉइस्चर और एयर की ऑक्सीजन रिएक्शन करके उसमें अनवांटेड सब्सटेंस या कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। यही रस्ट बाद में कोरोड होने लगती है, यानी मेटल जो है वो खराब होने लगेगी। कोरोजन के बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। अगर किसी लोहे में जंग लग जाती है, कोरोजन में जंग लगना, जंग लग गई तो लोहा धीरे धीरे खराब हो जाता है ना। तो देखिए, कोरोजन को आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दृष्टि से देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है आपको पता है? मान लीजिए हम आयरन के ही सारे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। यहाँ पे कोरोजन के लिए कौन सी मेटल प्रेफरेबल कर रहे हैं हम? आयरन। तो यहाँ पे 2Fe था, आयरन था, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। ठीक है, तो एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ पे 2 Fe है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, 0 से कितने पहुंच गई? +2 पे। दैट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पे ऑक्सीजन था, इसने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया। अब आप कहोगे H पॉजिटिव कहाँ से आया? देखो, एयर में होती है CO2 और ये हाइड्रोजन से कर लेती है रिएक्शन, जिससे बनता है H2CO,
O3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड। ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है वो आपको पता है एसिड हाइड्रोजन को बहुत जल्दी रिलीज कर दे, तो वही हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ यूज हो जाती है और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर ओवरऑल रिएक्शन देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव बनता है 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 2H2। ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं फेरस। फेरस में जब Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो Fe3 पॉजिटिव में बदल जाता है और ये ऑक्साइड बना लेता है आयरन का, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इसी को हम लोग रस्ट कोरोजन बोलेंगे। अब होगा क्या, आप देख रहे हो कि पहले Fe जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, वो मेटल से निकल के ऑक्साइड बना रहा है। यानी जब मेटल से Fe निकलने लगेगा तो निकलेगा, इसका मतलब मेटल सरफेस पतली होती चली जाएगी, जिससे क्या है जो मेटल है वो जो भी चीज मेटल से बनी हुई वो हमारी खराब होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये तो हो गया आपका कोरोजन। अब आपसे कोई बात कर देता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो उसके लिए आपको पता है पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो कोरोजन को कैसे रोका सकता है, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट से अगर बच जाए चीज तो कोरोजन रुक जाएगा। तो सबसे पहले कुछ लोग पेंट कर देते हैं लोहे की चीजों पे, या है ना, पेंट कर दिया। पेंट करने से क्या है, जो उसकी एक्सपोज सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। और दूसरा एक का ये और होता है कि गैल्वेनाइजेशन, यानी या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी मेटल पे किसी दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर जो इसका गैल्वेनाइज किया है, जो ये लेयर हमने चढ़ाई है वही लेयर केवल करोड होती है, बाकी नीचे की जो भी होती है वो सही बनी रहती है ना। तो ये कुछ थे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो इसी के साथ आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा से जितने भी, मैंने कोशिश ये करी है कि एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स दिए गए थे वो सारे के सारे इसमें कवर हो गए होंगे। फिर भी आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद में अपनी एनसीईआरटी बुक को थॉरोली पढ़ें, और कुछ अगर नहीं समझ में आता या कुछ छूट गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में बेटा ज़रूर लिखिए। थैंक यू।